गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने देखा था कि फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन का काम कैसे होता है उसमें। ओके, कब अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन किया था कि हाँ कि इवन आउट का अगर बीच में कंडीशन लगा दिया तो प्रोग्राम कैसे रन कर रहा था। ये सारा चीज हमने कल देखा था। अब बात कर रहे हैं आज वाले में कि अगर आपको फॉर लूप से कुछ रिलेटेड प्रोग्राम दिए जाए और उस प्रोग्राम को फॉर लूप का हेल्प लेके आपको इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे किया जाएगा। चलिए पहला प्रोग्राम बात कर रहे हैं, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। मतलब आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा और उसका आप टेबल प्रिंट करा दें। जैसे मैंने कहा नंबर 3 है तो कुछ इस तरह से है 3, 6, 9 देन 12, 15 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 30। कोई भी नंबर होगा टेबल 100%, ठीक है। किसी नंबर का आप टेबल प्रिंट कराते हैं तो 1 से लेकर 10 ही तक वो प्रिंट करता है। ठीक है, जैसे अगर 3 है तो 3 से लेकर 30 तक, 4 होगा तो 4 से लेकर 40 तक, 5 होगा तो 5 से लेकर 50 तक। मतलब टेबल जो जनरली कहा जाता है कि कोई नंबर दिया गया 1 into 1, n into 1 n हुआ, देन n into 2 2n हुआ, n into 3 3n हुआ एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होता है? n into 10 दैट इज योर 10 है। यही टेबल होता है। तो मैक्सिमम 1 से लेकर 10 ही तक ये वेरी करता है टेबल में। अब इसी को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर मुझे 3 का टेबल चाहिए होगा तो मैं लिखूंगा 3 into i। अगर मुझे कहा, मैंने कहा कि टेबल प्रिंट कराइए तो आप लिखते हैं printf %d 3 into i, सिंपली लिख देते हैं। यहाँ अगर आप 3 into i लिखेंगे तो क्या होगा? ये i की वैल्यू कहेगा कि बताइए ये i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो 100% पहली बार आप 1 रखेंगे, देन 2 रखेंगे, देन 3 रखेंगे। तो इसी को कहा कि इस i को वेरी करा देना भाई 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक, i प्लस प्लस। ओके, एक लूप के अंदर मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए 1, 3 into 1 3, पहला आंसर आ गया 3। फिर क्या कहेगा? प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब i की वैल्यू 2 हो गई। 3 into 2 6 प्रिंट होगा। लेकिन ये आपका नीचे ना प्रिंट होगा, उसके बगल में प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने कहीं स्लैश है तो किया नहीं है, तो नहीं किया है तो न्यू लाइन तो होगा नहीं। अपने आप तो ये न्यू लाइन कर ही नहीं सकता। तो पहले 3 और कर्सर यही प्रिंट कर रहा है, तो जब ऊपर से फिर नीचे आएगा तो जो नया आंसर है वो उसके बगल में प्रिंट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि एक लाइन में ना आके आपका वर्टिकल आंसर आए, तो आप क्या करिए कि प्रिंट करना और प्रिंट करने के बाद स्लैश एन कर देना, मतलब न्यू लाइन। ये है। लेकिन अब आंसर तो आएगा 3, 6, 9 सो ऑन 30 तक जाएगा। ओके, क्योंकि ये 10 तक मैक्सिमम है तो 30 तक आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं ये तो केवल 3 का हुआ ना। आप कह रहे हैं कि मुझे, मैं तो कोई नंबर दे सकता हूँ, 5 दूंगा, 7 दूंगा, समथिंग। तो आप क्या करिए कि अगर आप चाहते हैं कि नंबर हम बताएं कि बार बार कौन सा नंबर, तो इसको कोई कांस्टेंट ना लेके इसे मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है। मैंने कहा सपोज ये n है। अब अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए ये किसका टेबल है? n का टेबल है। और ये कब तक नहीं प्रिंट कर सकता है? जब तक आप n की वैल्यू आप इसे देंगे नहीं। जब आप वैल्यू इसके n की पुट करेंगे तब ये बता पाएगा कि हाँ टेबल किसका चल रहा है। इसका मतलब अगर कहा जाए कि ये अगर आपको चलाना है तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी? n की वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी। तो वही पूरा प्रोग्राम मैं लिख रहा हूं। मेन, आप हेडर फाइल लगा लीजिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फॉर printf एंड scanf। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले बताइए कितने टोटल वेरिएबल हैं। तो देखिए खुद से कितने वेरिएबल हैं, एक i है और एक n है। तो एक i ले लिया और एक n ले लिया। अगर मैंने कहा ये वाला प्रोग्राम आपको रन कराना है, तो अगर ये प्रोग्राम रन कराना है तो सबसे पहले किसकी वैल्यू देनी पड़ेगी? n की। तो आप लिखिए, एक मैसेज दे दीजिए पहले, printf इंटर नंबर /n, और इसी की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, scanf %d एंड n। अब आप n की वैल्यू देंगे। सपोज आपने 5 दिया होगा तो ये लूप 10 बार चलेगा, यहाँ 5 रखेगा और 5 रखने के बाद सबकी वैल्यू 5 एकम 5, फिर नया होगा 5 दूनी 10, 10 प्रिंट करेगा न्यू लाइन, देन 15 न्यू लाइन। तो सारा काम हो गया। काम होने के बाद इसे क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। तो दिस इज योर प्रोग्राम फॉर टेबल, प्रिंटिंग द टेबल ऑफ एनी नंबर। आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा तो आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं आउटपुट की बात करें
तो आप जब ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो कंसोल आपका ओपन होगा। आप सबसे पहले लिखा होगा उस कंसोल पे इंटर नंबर, ये मैसेज आएगा, /n आप नंबर यहाँ पे पुट करेंगे 5, आपका आंसर आएगा 5, 10, 15 और कहाँ तक जाएगा 50 तक जाएगा। ये आंसर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आंसर कुछ इस तरह से ना आए, आंसर क्या है, जो नंबर आप दे रहे हैं, जैसे आपने 5 दिया तो लिखा है 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड सो ऑन, क्या लिखा है 5 × 10 = 50। कुछ इस तरह से आंसर आपका डिस्प्ले हो। अगर आप चाहते हैं कि आंसर इस तरह से डिस्प्ले हो तो अब ये बताइए ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, हर जगह n की वैल्यू यहीं पे है, ये n है, ये भी n है। ये किसकी वैल्यू है, ये मेरा i है जो वेरी कर रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये क्या है, मेरा n है, ये क्या है, मेरा i है, n × i, और ये क्या है, देखा जो आंसर आ रहा है n × i, यही चीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले इस तरह से हो तो आपको इसका मतलब हर जगह आपको परसेंटेज डी, ये भी परसेंटेज डी है, ये भी परसेंटेज डी है, और ये भी मेरा क्या है परसेंट। तो प्रिंट वाले स्टेटमेंट को कुछ सुधार देते हैं। क्या कहा कि पहले इंटीजर, अब 3 इंटीजर प्रिंट कराना है आपको, 1 2 3। पहला इंटीजर बीच में क्या दिखे, मल्टीप्लाई दिखे, फिर दूसरा इंटीजर दैट इज योर आई, ओके, इक्वल टू, ये क्या है आपका, ये भी तो आंसर भी तो आपका इंटीजर है, तो परसेंटेज डी, और यहां क्या लगा दीजिएगा स्लैश है। अब ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, ये परसेंटेज डी i की वैल्यू है, और ये किसका आंसर है, ये है n × i। तो अगर आप चाहते हैं टेबल कुछ इस तरह से प्रिंट हो तो यहां लिखिए %d × %d इक्वल टू %d, और बता दीजिए कि ये %d किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये i को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसे कर रहा है, n × i को। तो आपका टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा कि अगर आप 5 देते हैं दिए हैं तो लिखिएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड सो ऑन, 5 × 10 = 50। तो आउटपुट आप कैसे डिस्प्ले कराते हैं उसी के हिसाब से आपको प्रिंटफ को अरेंज करना है। अगर आप चाहते हैं केवल 5, 10, 15, 20 दिखे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार %d लिखिए और उसकी वैल्यू बता दीजिए यहाँ पे क्या आ रही है। अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरह से लिखिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये n है, ये i है, और ये n × i, मतलब तीनों वेरिएबल हैं। तो उस वेरिएबल की जगह हमने लिखा कि %d, और उस वेरिएबल का नाम आता है n × i। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा टेबल ऑफ एनी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि अब एक प्रोग्राम है, सपोज सम इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 10। सपोज ये प्रोग्राम है, क्या कर रहा है, 1 से लेके 10 तक सबको आपस में जोड़ के बताइए सम की वैल्यू कितनी आएगी। मतलब क्या कर रहा है कि पहले 1 आएगा, 1 में आप 2 ऐड करिए, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर में 3 को ले जाके जोड़ दीजिएगा, 6 हो गया। अब जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो किसके अंदर होगा, वैसे जो नया आंसर आया, जैसे मैंने कहा सम है, ओके, सम जब भी काम नहीं किया हूं, कभी भी कोई नंबर नहीं जोड़ा हूं, तो सम की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है। अगर आप नहीं बताएंगे कि सम बराबर कितना है, कोई भी जब वेरिएबल आप लेते हैं तो एक बात जान लीजिए, वेरिएबल की खासियत क्या होती है कि अगर आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं दिया है तो वो खुद से कोई वैल्यू लेता है, और उस वैल्यू को कहा जाता है डिफॉल्ट वैल्यू। तो वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू है। अब गार्बेज वैल्यू में कोई भी वैल्यू हो सकती है उस रेंज के बीच में, तो हो सकता है सम में पहले से ही, अगर आपने नहीं बताया क्या रखा है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में सम में पहले से ही वो 10 रख दे, ओके। तो सम नाम का जो एक ब्लॉक बना होगा, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, लेकिन 0 नहीं है। अगर आपने ये नहीं कहा कि सम में 0 है तो ये खुद से क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है, ओके। पहले से ही इसने अगर 10 रखा हुआ है, मैंने क्या कहा कि इसमें अगर मैं 1 का सिक्का डाल रहा हूं तो बताओ कितना सिक्का, मतलब टोटल कितनी अमाउंट हो गई। तो आपके दिमाग में क्या होगा कि भैया सम में तो 0 था, तो 1 का सिक्का आपने डाला तो 1 रुपया हुआ, लेकिन आपने तो ये बताया नहीं कि सम में 0 है। तो ये आप जब नहीं बताएंगे तो कंप्यूटर खुद से कोई गार्बेज वैल्यू लिया होगा, सपोज वो 10 है, और जब आपने 1 का सिक्का डाला तो सोचा होगा आपका आंसर कितना चाहिए, 1, जबकि वास्तव में आंसर कितना आएगा, 11 आ जाएगा।
तो ये ध्यान में रखना है कि जिस वेरिएबल में आप ऐड करके स्टोर कर रहे हैं कई सारे नंबर को आपस में, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आप 0 जरूर लीजिएगा। अगर आप नहीं लेंगे तो हो सकता है खुद से कोई वैल्यू रख लेगा। इसे अभी प्रोग्राम में और इंप्लीमेंट करके मैं समझा दूंगा कि मैंने क्या कहा कि ये कर क्या रहा है कि सम नाम का एक बॉक्स लिया है। ऐसे समझिए, सम नाम का एक बॉक्स है, सबसे पहला नंबर इसके अंदर 1 आया। ओके, 1 आ गया। हुआ क्या क्या कर रहा है कि जब नया नंबर आएगा, ठीक है, तो उसको ले जाके एज इट इज मत डालिएगा। क्या कर रहा है कि सम में जितना पहले से अमाउंट रखा हुआ उसमें ले जाके जोड़ दीजिएगा। मतलब आपको क्या करना है, सम प्लस 1 कर देना है। ओके, और ऐड करने के बाद बताइए सम कितना आ गया। तो सम बराबर सम प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया होगा आपका। अगर मान लीजिए ये 0 रुपया होता, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया होगा, 1। ओके, मतलब सम में जो 0 रुपीज था वो बदल के अब कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। अब अगला सिक्का आप क्या डालेंगे, 2 रुपया। मान लीजिए आपने 2 का सिक्का डाला। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताओ इस सम नाम के बॉक्स में टोटल कितने अमाउंट हो गया, तो आपने कैलकुलेट क्या किया होगा कि जब 2 डालिएगा तो ये नहीं कि इसको एज इट इज इसके ऊपर रख देना है। क्या कर रहा है कि जो पहले से है उसमें ले जाके इस नए वाले को ऐड कर दीजिए। तो वो क्या रहा है, सम प्लस 2। फिर से यही काम हुआ कि जो पहले से सम में रखा हुआ उसी में नया वाला आपको ऐड कर देना है। और सम में अब क्या है, 1 प्लस 2। ओके, ये कितना हो गया, 3। और ये किसकी वैल्यू हो गई, सम की वैल्यू हो गई। मतलब ये रिप्लेस कर देगा सम बराबर 3। मतलब सम में जो 1 है उसको हटा दीजिएगा, नया सिक्का क्या डाल दिया मैंने, टोटल अमाउंट क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, तो 1 जो था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है, 3 से। अब सम में कितना रुपया है, 3 रुपया है। अब अगला सिक्का क्या आया होगा आपका, 3। जब 3 गया होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, क्या करा कि 3 जाएगा, और जाएगा तो क्या करेगा, पुराने वाले में इसको ऐड कर दीजिएगा। तो हो क्या रहा है, सम बराबर सम प्लस, अगर आपसे कोई पूछे तो हो क्या रहा है, सम बराबर सम प्लस आई। और ये किसकी वैल्यू हो जा रही है, सम की। कैसे, देखिए, पहली बार 1 रख दीजिए तो सम बराबर सम प्लस 1। अगली बार 2 रखेंगे तो सम बराबर, मतलब जो भी सम की वैल्यू पहले से है उसमें नया वाला नंबर जोड़ रहा है। ओके, इस लाइन का मतलब समझिए, सम की प्रीवियस वैल्यू में आपको जो भी नया नंबर दिया जा रहा है उसे ले जाके ऐड करिएगा, और ऐड करने के बाद जो नया आंसर आ रहा है उसको ले जाके किस में रख दीजिएगा, उसी सम में रख दीजिएगा। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास पहले से 15 रुपया है, ओके, समझो, सम में पहले से 15 रुपया है और मैंने इसमें 10 रुपया और डाला है, तो ये क्या फार्मूला हुआ, 15 प्लस 10 25। और ये 25 कहां जा रहा है, इसी के अंदर जा रहा है। जब 25 जा रहा है तो जो पुरानी वैल्यू वो हट गया और नया वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया। तो यही अपडेट कर दे रहा है इसे। तो वही चीज है 25। अब नया सिक्का जब डालोगे या कोई नई वैल्यू इसमें इंसर्ट करोगे तो वो जब ऐड होगा तो अब 15 पे ऐड नहीं होगा, नई वैल्यू जो 25 है उसमें ऐड होगा। तो इसका मतलब पुरानी वैल्यू में हम नया वाला बार बार क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। अब मैंने क्यों कहा कि सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखना जरूरी है। अगर आपने कहा कि मैं सम नाम का एक बॉक्स ले रहा हूं और आपने ये नहीं बताया कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, तो स्टार्टिंग में ही ये खुद से कोई एक गार्बेज वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। और वो जरूरी नहीं है कि 0 ही हो सकता है कोई भी वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए 100 रुपया पहले से रख लिया इसने क्या कहा कि मैं, अगर आपने नहीं मुझे बताया तो मैं 100 रुपया पहले से रख लूंगा। और बाय द वे मैंने कहा कि इसमें मैं नया सिक्का ऐड कर रहा हूं, सपोज 5 रुपया। ओके, अगर पहला ही सिक्का 5 रुपया इसके अंदर डाल रहा हूं तो मेरे पास टोटल होना कितना चाहिए था, सम में जो पहले से है। तो मेरे दिमाग में क्या है कि सम में तो भाई अभी 1 भी रुपया नहीं, तो 0 रुपया है, तो 0 प्लस 5 5 रुपया होना चाहिए। लेकिन आंसर कितना आएगा, 105। क्यों 105 आया, क्योंकि आप सोच रहे हैं 0 है, लेकिन 0 तो है ही नहीं, क्योंकि आपने तो कहा नहीं कि इसके अंदर 0 डालिए। तो हो सकता है वो क्या रखा हो, खुद से 100 रखा हो। तो 5 डालने पे ये आंसर कितना आ गया होगा, 105 आ गया। इसीलिए कहता है कि जब भी आप आपस में जोड़िएगा, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है कि जिसमें आपस में आप जोड़ के किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, उस केस में उस वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू 0 जरूर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप जोड़ के, जैसे मैंने कहा ये दोनों मैंने जोड़ा और इसमें स्टोर किया, इसमें ले जाके जोड़ दिया,
मैंने क्या कहा कि इन दोनों का ठीक है समेशन करने के बाद मैं कह रहा हूं कि सम में जो पहले से उसमें ले जाके ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो हो सकता है 3 है और 0 नहीं हो सकता है 100 रुपया हो, तो आपका आंसर कितना आ जाए 103 रुपया आ जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सिंपल, अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है तो फार्मूला क्या बना, सम बराबर सम प्लस आई। ओके, ये है मेरा फार्मूला और इसी फार्मूले को मुझे प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ आई क्या बता रहा है कि आई की वैल्यू 1 2 3 4 और कहां तक जाएगी, मैक्सिमम 10 तक जाएगी। तो यही चीज है, इसे मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट किया, सम बराबर सम प्लस आई। ओके, इसे बंद किया। अब फाइनल आंसर, ये 10 बार 10 नंबर को आप पहली बार 1 जोड़ा, अगली बार 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 नंबर जुड़ जाएगा तो बाहर निकल के बताइए फाइनल आंसर कितना है। तो आप यहाँ पे बाहर निकल के क्या प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कामा सम। ओके, लेकिन अगर हम अंदर प्रिंट करा दें, क्यों बाहर ही प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आप पहले 10 को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है उसे एक बार बताइए प्रिंट करा के कि आंसर कितना आ रहा है। अगर आप प्रिंटफ बाय द वे अंदर कर लेते, जैसे मैंने अगर यहां पे कर लिया प्रिंटफ परसेंटेज डी कामा सम और फिर इसको यहां बंद किया, अब हुआ क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, पहले जोड़ूंगा, पहला नंबर जोड़ूंगा और फिर तुरंत प्रिंट कराऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा। मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जब आपका रन करा लेगा उसके बाद ऊपर जाएगा ये। ओके, तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए सम के अंदर 0 रुपया है। ओके, 0, तो एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे हुआ। सम बराबर क्या है, पहली वैल्यू 0 है, तो ये क्या चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी वैल्यू पे चलेगा। सबसे पहली वैल्यू क्या रखेगा यहाँ पे 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, और ये 1 कहां गया, सम में गया, तो जो 0 रुपया था वो बदल के कितना हो गया आपका 1 रुपया हो गया। लेकिन 1 रुपया जो आया, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, अभी तो आपने एक नंबर को जोड़ा है ना, आपको 10 तक जोड़ना है। लेकिन आपने अगर प्रिंट अंदर कराया है तो ये आंसर निकालने के बाद तुरंत इसे प्रिंट भी कराएगा, तो आंसर क्या दिखेगा आपको 1 दिखेगा। ओके, पहली बार 1 दिख गया, फिर ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। ओके, अब अगली वैल्यू यहाँ पे 2 रखेगा, ठीक है, लेकिन सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ओके, और ये 2 कहां चला गया, सम में चला गया, सम में। अब बताओ सम प्रिंट कराने पे कितना आएगा 2, तो 2 प्रिंट होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो वही चीज है, जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद तुरंत बता रहा है कि जोड़ने के बाद नया आंसर कितना आ रहा है। ओके, फिर अगली वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है, 3 जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा फार्मूला। ओके, सम में कितना है 2 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। ओके, और 5 प्रिंट कराएगा तो मतलब अगला आंसर आएगा आपका 5। ओके, 5 प्रिंट हुआ, फिर ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ क्या आएगा 5, कैसे 5 है, क्योंकि सम आपका 2 से बढ़ के कितना हो गया 5 हो चुका था, तो 5 धन 4 कितना आ गया 9, और 9 भी प्रिंट कराएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या दिखेगा 1 2 5 9, ठीक है 15, उसके बाद आपका इसमें 6 ऐड किया होगा 21, फिर आपका 7 ऐड किया होगा 28 एंड सो ऑन। ऐसे ही मतलब जोड़ेगा प्रिंट करेगा, जोड़ेगा प्रिंट करेगा। आप ये नहीं चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं कि 1 से 10 तक आप सबको जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद जो लास्ट में सबसे अंतिम आंसर आए केवल उसे प्रिंट कराइए। तो अगर आप चाहते हैं केवल फाइनल आंसर देखना तो आप प्रिंटफ को लूप के अंदर मत लिखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जोड़ो दिखाओ जोड़ो दिखाओ जोड़ो नया आंसर, ठीक है, आपने ऐड किया उसे दिखाइए, ऐड कीजिए दिखाइए, ऐड कीजिए दिखाइए, तो आप प्रिंटफ को कहां रख दीजिएगा, लूप के अंदर रख दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया कि अगर लूप के इनसाइड कर देते हैं तो क्या दिक्कत हो रही है कि वो आंसर को तुरंत जोड़ के तुरंत बता रहा है। अगर आप लूप के आउटसाइड करते हैं तो वो क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, सब पहले सारे नंबर को ऐड कर लूंगा, 10 बार जब चल जाएगा पूरा लूप, ऐड हो जाएंगे सारे नंबर, तो फिर बाहर निकलूंगा और सम में जो फाइनल आंसर है उस फाइनल आंसर को यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा। तो वही चीज है, इस प्रोग्राम को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस,
मैंने क्या कहा कि सबको आपस में जोड़ लीजिए, तो सम बराबर सम प्लस आई, सारे नंबर ऐड हो गए, और फिर लास्ट में प्रिंट करके बताइए कि इस लूप से बाहर निकलने के बाद सम का फाइनल वैल्यू कितना है। तो सम बराबर सम परसेंटेज डी आपने प्रिंट कराया। ओके, लेकिन ये मेरा पूरा प्रोग्राम नहीं है। पूरा प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेन। ओके, देखिए टोटल वेरिएबल कितने हैं, तो 3 वेरिएबल हैं, एक आई है, एक एन है और एक सम है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि सम की स्टार्टिंग वैल्यू आपको क्या करना है, 0 करना है। तो दो तरीका है, या तो यहीं पे आप वेरिएबल जहां डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे उसको 0 कर दीजिए, और बाय द वे अगर यहां भूल गए हैं आप करना, तो आप चाहें तो जहां इस्तेमाल करें उसको ऊपर भी कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं सम बराबर 0। तो मैंने यहीं पे कर दिया कि जब मैं वेरिएबल लूंगा उसी समय मैं बता दिया कि सम की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर मैंने कहा कि एक चीज बताया कि अगर सम में आप 0 नहीं रखेंगे तो खुद से कोई वैल्यू ले लेगा, तो क्यों नहीं आपने आई और एन की वैल्यू भी आपने स्टार्टिंग बताया है। अगर नहीं बताया तब तो इसके अंदर भी कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगा। जी हाँ, इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगा, इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगा। लेकिन जब आई का मैंने इस्तेमाल किया है तो यहाँ देखिए आई बराबर 1 कर दिया है। आई बराबर 1 जब आपने यहां ही कर दिया तो इसके अंदर अगर कोई गार्बेज वैल्यू होती भी तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, 1 से रिप्लेस हो जाएगी। और ये एन की वैल्यू आप स्कैन करेंगे। ओके, वैसे इसमें एन तो है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आई और सम ले लीजिए। ओके, तो ये चीज है, आई और सम की वैल्यू आपने ले लिया, और इसमें किसी वैल्यू को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्यों नहीं स्कैन करने की जरूरत है, क्योंकि आई आपको पता है कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 10 तक होगा। तो आई की सारी वैल्यू पता है कि 1 होगा, 2 होगा। ये स्कैन तब करना पड़ता जब मैंने कहा कि यहाँ पे सपोज 10 की जगह मैं एन लिख देता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा, तो एन टाइम चलेगा। लेकिन एन की वैल्यू अगर आप जब तक बताएंगे नहीं, कोई मैथ वाला चीज नहीं बता सकते कि हाँ 10 बार चलेगा, 15 बार चलेगा, 20 बार चलेगा। ओके, इस केस में जब तक आप एन की वैल्यू नहीं देंगे ये लूप आपका नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको एन की वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा है तब तो इसे पता ही है कि हाँ स्टार्ट 1 से करना है, 10 पे एंड कर देना। तो इसका मतलब यही 11 होगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो ये पहला प्रोग्राम था कि आपको अगर सम बराबर समथिंग 1 + 2 + 3 + मतलब आपस में नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए और 10 तक जोड़ा जाए तो आंसर कितना आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 10 ही तक जोड़ना हो, आपको मैं बताऊंगा कहां तक जोड़ना है। और जब कहा कोई यूजर कहता है कि मैं बताऊंगा, तो वहां पे हम कह देते हैं एन टर्म्स तक। अब ये एन की वैल्यू अगर मैंने 5 दिया तो 1 से 5 तक जोड़ेगा, अगर एन की वैल्यू 10 दिया तो 1 से 10 तक जोड़ेगा, अगर एन की वैल्यू मैंने 20 दे दिया तो 1 से लेके 20 तक जोड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए सेम यही लॉजिक रहेगा कि आपको क्या करना है कि 1 + 2 मतलब आपस में जोड़ देना है। तो सम बराबर सम प्लस आई आपस में जुड़ रहा है, बस ये 10 तक न जाके अब कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कितने वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल हैं, मेरे 3 वेरिएबल हो गए, एक आई हो गया, एक एन हो गया, एक सम बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसी ये अगर लूप कह रहा हूं कि कितनी बार चलेगा, तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको एन की वैल्यू ना दी जाए। तो वही चीज लिख लीजिए आप, प्रिंटफ इंटर एन नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख सकते हैं आप, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, और इसी की वैल्यू क्या कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ %d एंड ओके, ये चीज है। अब ये ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा कि 1 से लेके एन तक गया हूं। ठीक है, सारे नंबर्स को एन की वैल्यू आपको सबसे पहले दी जाएगी। अगर 5 दिया तो ये लूप 5 बार चलेगा, पहले 1 को जोड़ेगा, फिर 2 को जोड़ेगा, फिर 3 को जोड़ेगा, फिर 4 को, फिर 5 को, सारा जोड़ के जो फाइनल आंसर आ रहा है वही सम में स्टोर हुआ होगा। बाहर निकलने के बाद वही फाइनल आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया है, प्रिंट हो गया। तो ये है एन नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये हो गया आपका एन नेचुरल का सम। एन नेचुरल नंबर को हमने आपस में जोड़ लिया। अब एक चीज यहीं पे देख लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि इस प्लस की जगह साइन बदल देते हैं, मैंने क्या कहा कि इस प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2 × 3 × 4। तो इस केस में क्या कह रहा है कि जब आपका नंबर आएगा, सपोज पहला नंबर, और ये जब सम के अंदर जाएगा तो अब यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है,
क्या करा कि जब पहला नंबर डालिएगा तो उसको सम में मल्टीप्लाई करिएगा, दूसरा आएगा तो जो भी आंसर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या, सम बराबर सम प्लस आई की जगह अब क्या आ जाएगा, सम बराबर सम इंटू आई। ओके, सम बराबर सम इंटू आई। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में बस आपका यहाँ पे सिंबल बदल जा रहा है कि सम बराबर क्या हो जा रहा है, सम इंटू आई। अब यहाँ पे जो आई होगा वो वही है, 1 से लेके कहाँ तक होगा, n तक वेरी करेगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, आई प्लस प्लस। ओके, आंसर जो आया उसी को आप प्रिंट करा लेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी कामा सम। हाँ, बस एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा। क्या है वो छोटी सी बात, कि जब आपने प्लस वाला प्रोग्राम बनाया था तो आपने कहा था कि हम सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखेंगे, इंट एन आई, और सम बराबर आप 0 रख रहे थे। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तब सम बराबर 0 मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 रख देंगे और कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सोचना है कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसे मल्टीप्लाई तो किया जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कोई असर भी ना पड़े। ओके, और वो नंबर होता है आपका 1। तो जब आप आपस में ऐड करते हैं, जब कई सारे नंबर को आपस में ऐड करते हैं, उस केस में जो भी वेरिएबल जिसके अंदर आप आंसर रख रहे हैं उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखते हैं आप, 0। क्यों 0? क्योंकि 0 ही एकलौता ऐसा नंबर है जिसे किसी नंबर में आप ऐड करिए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में नंबरों को, तो जो वेरिएबल आप जिसके अंदर आप इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर रख रहे हैं उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितना ले ले रहे हैं आप, 1 ले ले रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि 1 ही एकलौता नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सेम वही प्रोग्राम है, बस आपको क्या करना था कि सम बराबर 0 की जगह आपको सम बराबर 1 ले लेना था, और जहां प्लस का साइन था वहीं पे आपने मल्टीप्लाई लिख दिया। बाकी प्रोग्राम वही है, प्रिंटफ इंटर n स्लैश n, और क्या लिखा, स्कैनफ %d एंड n। इसे क्या कहा जाता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर मान लीजिए 5 तक होता है तो क्या होता है, मैंने n की वैल्यू 5 दिया होता तो क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई किया होता है। और शायद आपको याद होगा कि फैक्टोरियल नाम की भी एक चीज होती है, मैथ में आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर कोई कहे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यही चीज होता था, मैं उल्टा लिख दिया उसको। ऐसा नहीं है कि आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। दोनों का आंसर तो सेम आना है। तो मैंने क्या कहा कि 5 का फैक्टोरियल क्या मैं हो रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 5, आंसर कितना आएगा, 120। तो वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि n की वैल्यू आप देंगे, हम 1 से लेके उस नंबर तक आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब जो सम आ रहा होगा वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये सम की वैल्यू जो प्रिंट करा रहा है वो कुछ और नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो ये प्रोग्राम जो मैंने बताया, ओके, दिस इज फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, या आप कह सकते हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। और जब आप प्लस लगा दिए तो वो प्रोग्राम हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो जब प्लस लगा देते हैं तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो ये चीज है। अब कुछ और रिलेटेड इससे जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए, सम बराबर 1 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 3 पे 3 प्लस 4 पे 4 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अगर इस तरह का कोई नंबर सीरीज आता है तो इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये देखिए। अब इसे सोचना है कि ये चीज लिखा कैसे गया, और आपको ऐसे ही प्रॉब्लम में ये सोचना होगा कि अगर कहीं बीच में आई लिखा होता तो वो किस फॉर्मेट में लिखा होता।
तो आपको सिंपली क्या करना है कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न दिखता है तो आप बस ये देखिए कि फॉर्मेट क्या है और उस हिसाब से एक आई के लिए फॉर्मेट आपको एक वेरिएबल लेना, उस वेरिएबल को देखना कैसे लिखा होता है। जरूरी नहीं आई, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 पे 1, 2 पे 2, 3 है तो ऊपर भी 3, 4 है तो 4 है। अगर मैं कहा कि अगर बीच में 7 होता तो किस तरह से लिखा होता है, 7 पे 7। ओके, अगर मैंने कहा P होता तो कैसे होता है, इसके अंदर P पे P। ओके, बस यही सोचना है, जितना नीचे उतना ही ऊपर है। तो अगर P है तो ऊपर भी क्या है मेरा P है। मैंने कहा अगर ये I है तो ऊपर भी क्या होगा, I होगा। तो I टू द पावर I, ये आपका पैटर्न हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि सिंपल 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो आपको बीच में सोचना है कि कोई अगर वेरिएबल होता तो वेरिएबल किस तरह से होता। जैसे अगर मैंने कहा 7 होता तो क्या होता, 7 टू द पावर 7 ही होता, सेम टू द पावर सेम। तो P होता तो P टू द पावर P, तो I होता तो क्या होगा, I टू द पावर I। तो अगर आप ऐसे सोच लेंगे तो इस तरह का प्रोग्राम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा सम बराबर 1 पे 2 प्लस 2 पे 2 प्लस 3 पे 2 प्लस 4 पे 2, ओके, डॉट डॉट एंड टर्म्स, ये हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सम बराबर 1 पे 2 प्लस 2 पे 3 प्लस 3 पे 4 प्लस 4 पे 5 प्लस डॉट डॉट एंड टर्म्स। ओके, ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास। आपको केवल क्या सोचना है कि अगर बीच में वेरिएबल होता तो उसका लिखने का तरीका क्या होता, उसे कैसे लिखा जाता अगर वेरिएबल के टर्म में इसे रिप्रेजेंट करना हो। तो पहला वाला तो हम लोग देखा 1 पे 1, 2 पे 2, सेम पे सेम, सेम पे सेम, सेम पे सेम, इसका मतलब I टू द पावर I, ये हो गया। इसमें हो गया I टू द पावर I। अब इसको देखते हैं, 1 पे 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2, 4 भी है तब भी 2। अगर मैं कहा 7 होता तो क्या होता, 7 पे 2 ही होता। अगर मैंने कहा 15 भी होता तो 15 के ऊपर क्या होता, 2 होता। मैंने कहा P होता तो P के ऊपर भी क्या होता, 2 ही होता। तो I है तो क्या बनेगा, I टू द पावर 2। तो ये है आपका सिंपल। अगर आप वेरिएबल को देख के इस पैटर्न को देखिए, देखने के बाद सोचिए कि I का लिखना है, अगर I इसमें होता तो उसका फॉर्मेट क्या होता, तो क्या होता, I टू द पावर 2। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, 1 है तो ऊपर 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है। अब बताइए अगर 10 होता तो क्या होता, 11। 10 होता तो क्या होता है 11, 15 होता तो ऊपर 16, मतलब जितना नीचे उससे एक ऊपर ज्यादा है। तो अगर मैंने कहा कि अगर P है तो ऊपर क्या होता, P+1। ये नहीं कि P के बाद Q, मैथ वाला P है, ये इंग्लिश वाला अल्फाबेट नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहाँ P के बाद तो सर Q आता है तो P टू पावर Q होगा, ऐसा नहीं है। P है तो ऊपर क्या होगा, P+1। अगर मैंने कहा I है तो ऊपर क्या होगा, I+1। तो ये चीज है कि अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न दिखता है तो आपको केवल सोचना है I टू द पावर क्या होगा। ओके, उस तरह का पैटर्न आप सोच लीजिए। अब इसमें I स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो देखिए सबसे छोटा नंबर 1 है और कहां तक जा, n तक जा रहा है। तो होगी क्या हो गया 1 to n। ओके, इसमें भी ये नीचे वाला आपने I माना है, नीचे वाला अगर आपने I माना है तो ऊपर वाले से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 to n तक। I कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहां तक जा रहा है, n तक। ओके, अब इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि इस पैटर्न में 2 जगह I है तो ये देखिए I आपने मेनली इसे माना, ये तो मेरा I+1 है जो इसके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया है। मैंने इसके बारे में सोचा और इसके हिसाब से मैंने ऊपर वाला कैलकुलेट, तो इसका मतलब मेन यही है I। और ये I कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहा है, n तक। तो अगर यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ओके, आप वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। देखिए अगर वो एक्सप्रेशन मैंने निकाला तो वहां पे पहली बार 1 रखिए, 1 रखिए, देखिए क्या ये आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। 2 रखिए, ये भी आ रहा है। 3 रखिए, ये भी आ रहा है। यहाँ पे आप 1 रखिए तो 1, 1 पे 2, 2 रखिए तो 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 2। यहाँ पे भी आप I की वैल्यू रखिए, I बराबर 1 रखिए, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो इसका मतलब सारा सही है। तो अब इसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होगा, सिंपल। आपको लूप पता है 1 से n तक जा रहा है, तो फॉर I बराबर 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस निकाल लीजिए सम बराबर, कॉन्सेप्ट वही है, आपस में ही जोड़ना है। तो सम बराबर सम प्लस, अब जो I आ रहा था अब I ना आके क्या आ रहा है, I टू द पावर I आ रहा है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, पाउ I,
आई। आपको पता है पावर कैसे निकलता है, इसके पहले वाले प्रोग्राम में पावर का बताया था कि अगर बेस और वो पता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, पाउ आई कामा आई। ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। प्रिंट करा दीजिएगा प्रिंटफ परसेंटेज डी कामा सम, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको इंटीजर ना लेके लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा, तो लॉन्ग इंट लिया जाएगा जैसा होगा उसके हिसाब से। मैंने कहा मेन अगर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं तो अभी मैं इंटीजर पे ही काम कर रहा हूं, इंट n i और सम बराबर क्या ले लूंगा 0। यहां पे आप किसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, सम की, सॉरी n की, तो प्रिंटफ इंटर n और इसे स्कैन कर लिया, स्कैनफ परसेंटेज डी कामा एंड एन। ओके, ये चीज है। आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये स्क्रीन खुलेगा, लिखा रहेगा इंटर एन। ओके, न्यू लाइन, यहां पे आपको एन की वैल्यू मांगेगा। मैंने एन की वैल्यू 3 दिया। 3 जब आप वैल्यू देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ आंसर दिखेगा। वो आंसर कैसे निकला होगा, आपने जब यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखी होगी तो वो 1 से लेके मतलब क्या निकाला होगा 1 टू द पावर 1, पहली बार जब चला होगा तो 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस फिर ऊपर गया होगा तो 3 टू द पावर 3, और जब 4 हुआ होगा तो यहाँ पे तो 3 ही तक जाना था ना, 1 से 3 तक चलता तो 1 पे 1, 1 पे 2, सॉरी 2 पे 2 और 3 पे 3। जब 4 हुआ होगा तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो बाहर निकल गया हो, तो 3 देने पे मतलब ये तीनों को ऐड किया होगा। इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2 पे 2 4 और प्लस 3 पे 3 27। ओके, तो ये कितना आ गया आपका 32। तो देखिएगा आंसर कितना दिख रहा होगा, 32 दिख रहा है। तो आंसर कैसे कैलकुलेट हुआ कि अगर आप n की वैल्यू 3 देंगे तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 1 पे 2 पे एंड 3 पे, 3 वैल्यू पे सॉल्व करेगा, 4 पे ये गलत हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये है आपका आंसर। मैंने आंसर करने निकालने का भी तरीका आपको बता दिया कि ये आंसर अगर आपसे कोई पूछे जस्टिफाई कीजिए कि आंसर कैसे आया है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके बता सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदलता जा रहा हूँ। देखिए प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा बस चेंज होगा। कहां पे चेंज होगा, सिर्फ इसी लाइन में आपका थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, देखिए 1 पे 2 प्लस 2 पे 2 प्लस 3 पे 2 प्लस 4 पे 2 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। अगर ये है, मान लीजिए क्या कर रहा है, 1 पे 2, 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 2, 5 पे 2, 7 पे 2, 10 पे 2, आई पे 2। ओके, ये निकल गया आई पे 2, तो बस यहीं पे चेंज कर दीजिए ना, पाउ आई पे आई है, आई पे 2, ये पैटर्न बन गया आपका। बस बाकी प्रोग्राम आपका सेम टू सेम है, लूप भी 1 से n तक है, सब चीज वही है, स्कैन आपको n करना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या कर दिया आपने, i टू द पावर 2 कर दिया, तो ये प्रोग्राम बन गया। अगर आपको कहा जाए कि ये वाला पैटर्न बनाइए, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 5 है, प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। अगर आपसे किसी ने कहा ये वाला बना के दिखाइए, तो देखिए 1 2 2 पे 3 3 4 4 5 5 6 10 11 15 16 i प्लस 1, बस ये हो गया i टू द पावर i प्लस 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बदल दीजिए कि अब यहाँ पे भैया 2 नहीं होगा, i है तो उसके ऊपर क्या है i प्लस 1, ये चीज है। इस पैटर्न को प्रिंट कराइए, ये वाला पैटर्न प्रिंट होगा। तो इस तरह के नंबर सीरीज बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको आई के बारे में सोचना है कि आई दिख कैसा रहा है, जैसा दिख रहा होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे इक्वेशन एक्सप्रेशन को चेंज करिए। लूप आपका 1 से n तक चल रहा है, सारे कुछ तीनों केस में देख लीजिए 1 से n तक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 1 से n ही चले, हो सकता है यहाँ 2 से हो, 2 पे 3 हो, 3 पे 4 हो, 4 पे 5 हो, तो वहां पे n की वैल्यू 2 जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। जैसे i अगर मैंने कहा 2 पे 3 या 3 पे 4 है, तो इसमें मिनिमम क्या है आपका 2 है, तो i बराबर 2 से स्टार्ट कर लूंगा। तो ये चीज है, इसके हिसाब से हम प्रोग्राम बना रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, इतने प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।